प्यारे बच्चों, हमने अपनी इकाई फर्स्ट के प्रथम लेक्चर में भौतिक जगत के बारे में बताया था। आज हम इसके दूसरे चैप्टर मात्रक तथा मापन का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो इसमें जो सबसे पहले टॉपिक आता है वो है भौतिक राशि। एक ऐसी राशि, वो राशियां जिन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है, क्या कहलाती हैं? भौतिक राशि कहलाती है। प्रत्यक्ष या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उन्हें मापा जा सकता है। दूसरी चीज कहलाती है मात्रक। मानक भौतिक राशि को मात्रक कहते हैं, मानक भौतिक राशि को। तीसरा टॉपिक आता है आंकिक मान। किसी भौतिक राशि की कितनी बार पुनरावृत्ति होती है? किसी भौतिक राशि की कितनी बार पुनरावृत्ति होती है, रिपीटेशन जिसे कहते हैं, उसे उसका क्या कहते हैं? आंकिक मान कहते हैं। देखो एक एग्जांपल लेते हैं, 20 किलोग्राम। यहां किलोग्राम की 20 बार पुनरावृत्ति हुई है। 1 किलोग्राम की कितनी बार पुनरावृत्ति हुई है? 20 बार। तो 20 इसका क्या हो गया? आंकिक मान हो गया। किलोग्राम क्या हो गया? मानक मात्रक है, ये क्या हो गया? मात्रक हो गया। और ये पूरी चीज किसको, कौन सी भौतिक राशि को बता रही है? द्रव्यमान को। मापन कैसे करते हैं? किसी अज्ञात दी गई राशि को चुने हुए मान से क्या करते हैं? तुलना करते हैं। किसी अज्ञात राशि को चुने हुए मान से क्या करते हैं? तुलना मापन कहलाता है। कैसे? हमने कोई राशि को ज्ञात करना है, तो हम, अगर हमें लंबाई नापनी है तो हम इंच टेप ले लेंगे। छोटी लंबाई नापनी है, छोटी साइज नापनी है, तो हम क्या ले लेंगे? स्क्रू गेज ले लेंगे, वर्नियर कैलिपर्स ले लेंगे। ठीक है। अब एक चीज मैं बता रहा हूं मैं आपको, मेरे पास एक लंबाई ना 2 मीटर है यहां पे। अब ये 2 मीटर को सेंटीमीटर में लिखूंगा, कितनी हो जाएगी? 200 सेंटीमीटर। मिलीमीटर में लिखूंगा तो कितनी हो जाएगी? 2000 मिलीमीटर। जैसे जैसे यहां पर लंबाई का मात्रक मीटर छोटा होता जा रहा है, जो मात्रक छोटा होता जा रहा है, वैसे वैसे आंकिक मान का मान बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब आंकिक मान और मात्रक, जिसे यूनिट कहते हैं, यह नियत होता है। तो n व्युत्क्रमानुपाती u होता है। अब मानक मात्रों के प्रमुख गुण क्या होने चाहिए? मानक मात्रकों के प्रमुख गुण क्या होने चाहिए? मानक मात्रों के प्रमुख गुण होते हैं कि इन्हें क्या कहते हैं? आसानी से परिभाषित किया जा सके। ये ना ज्यादा छोटे हो ना ज्यादा बड़े हो, इनको कहीं पर भी आसानी से प्राप्त किया जा सके। इन पर किसी भी बाह्य चीजों का प्रभाव ना पड़े। बाह्य चीजें कैसे होती है हमारी? जैसे ताप, दाब आदि का कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है। और ये अंतरराष्ट्रीय स्वीकार्य हो। अब हम मात्रकों में आते हैं। हमारे मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? हमारे मात्रक जो होते हैं 2 प्रकार के, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। कितने प्रकार के मात्रक है हमारे पास? 2 तरह के मात्रक है, एक मूल मात्रक और दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक जिन मात्रकों को किसी से भी प्राप्त नहीं किया जा सकता, जिन मात्रकों को किसी से भी प्राप्त नहीं किया जा सकता, उन्हें क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये क्या है? हमारे मूल मात्रक है। और व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं? व्युत्पन्न मात्रक जिन मात्रकों को मूल मात्रकों से प्राप्त किया जाता है, गुणा भाग करके उन पे घाते लगा के प्राप्त किया जा सकता है, वो क्या कहलाते हैं? व्युत्पन्न मात्रक। जैसे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, ये क्या है? आपका व्युत्पन्न मात्रक है। अब हम इसके बाद आते हैं पद्धति पे। पद्धति क्या होती है हमारी? अगर हम पहले लंबाई का मात्रक, फिर द्रव्यमान का मात्रक, फिर हम समय का मात्रक रखें, तो ये हमारी पद्धति बनती है। हमारी पद्धति कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति में पहला मात्रक क्या है? मीटर।
पहला लंबाई का मात्रक है ना, एम देख के कंफ्यूज मत हो, मास लिखो मीटर। दूसरा क्या हो गया किलोग्राम, और तीसरा क्या हो गया सेकेंड। दूसरा सीजीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति में पहला मात्रक क्या होता है सेंटीमीटर, दूसरा ग्राम, और तीसरा सेकेंड। और तीसरी पद्धति होती है हमारे पास एफपीएस पद्धति। इस एफपीएस पद्धति में ये ब्रिटिशर्स यूज करते हैं, जो लंबाई होती है फुट में होती है, और जो वो होता है वो पाउंड में होता है, और समय किस में होता है सेकंड में होता है। ये एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति और एफपीएस पद्धति, हम एमकेएस पद्धति ज्यादातर यूज करते हैं। लेकिन हम जब एक देश से दूसरे देश में जाएंगे पढ़ने के लिए, जैसे जिसे हायर स्टडी कहते हैं, जब हम जाएंगे तो हम क्या करेंगे, क्या हम अगर हम सीजीएस पद्धति पढ़ रहे हैं तो दूसरी अगर देश में जाएंगे तो पता नहीं कौन सी पद्धति पढ़ा रहे होंगे वो। तो इसलिए एक अंतरराष्ट्रीय स्वीकार्य पद्धति है, इसे कहते हैं एसआई पद्धति। एसआई पद्धति, इसमें 7 मूल मात्रक है। कौन कौन से 7 मूल मात्रक है? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता और द्रव्य की मात्रा। लंबाई का मात्रक क्या हो गया? लंबाई को एल से रिप्रेजेंट कर देंगे, द्रव्यमान को किससे? एम से करेंगे, समय को टी से करेंगे, और ताप को थीटा या के से करेंगे, थीटा और के। विद्युत धारा को ए से प्रदर्शित करेंगे, और ज्योति तीव्रता को सीडी से रिप्रेजेंट करेंगे, कैंडिला, और जो इसको मोल, एमओएल मोल से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके 2 पूरक मात्रक भी होते हैं, 2 पूरक मात्रक भी होते हैं। 2 पूरक मात्रक में क्या होता है? एक समतलीय कोण होता है, समतलीय कोण, और दूसरा होता है घन कोण। समतलीय कोण का मात्रक क्या है? रेडियन, RAD, रेडियन। इसका क्या होता है? स्टेरेडियन, STR, स्टेरेडियन। ये जो एसआई पद्धति है ये अंतरराष्ट्रीय स्वीकार्य पद्धति है, हर कोई इस पद्धति को फॉलो करता है। इस पद्धति के लाभ क्या होते हैं? एसआई पद्धति के लाभ, पहली पद्धति का लाभ, ये कला संबंध है। लाभ, ये कला संबंध है। कला संबंध क्या होता है? जितने भी व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त किए जाएंगे वो मूल मात्रकों को गुणा भाग करके प्राप्त किए जाएंगे, ये कला संबंध कहलाता है। दूसरा पॉइंट क्या आता है इसमें? पहला हो गया कला संबंध हो गया, दूसरा होता है यह परिमेय मात्रक पद्धति है। परिमेय क्या होता है? परिमेय मात्रक पद्धति में इसमें एक भौतिक राशि का एक ही मात्रक होता है। जैसे ऊर्जा, ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल है। क्या है? जूल है। लेकिन अगर हम एमकेएस पद्धति में बात करेंगे तो यांत्रिक ऊर्जा का मात्रक जूल है, ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक कैलोरी है, और विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या है? किलोवाट घंटा। तो वो बदल जाएंगे, लेकिन एसआई पद्धति में सभी प्रकार की ऊर्जाओं का मात्रक क्या रहेगा? जूल ही रहेगा। ये दार्शनिक पद्धति है। दार्शनिक पद्धति समझते हैं इसे? जैसे एक हमारा आंसर है 2000, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 2 × 10⁻3। ये अंतरराष्ट्रीय स्वीकार्य पद्धति है। इसमें जो हमारे घरों में जैसे बिजली, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, विद्युत धारा आ रही है, जैसे उसे एम्पियर में नापते हैं तो प्रैक्टिकल रूप में भी एम्पियर में नापते हैं, विभवांतर वोल्ट में नापते हैं तो प्रैक्टिकल रूप में भी विभवांतर वोल्ट में नापते हैं। तो ये पद्धति आती है। इसके बाद इसके बाद हमारी परिभाषा आएंगी, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, इन सब की परिभाषा आएंगी। ये परिभाषा रटनी है। जैसे मीटर की परिभाषा क्या है? निर्वात में प्रकाश द्वारा 1/299798458 पार्ट ऑफ सेकेंड में जितनी दूरी तय करेंगे उसे क्या कहेंगे? 1 मीटर कहेंगे। 1 किलोग्राम का है। ये प्लेटिनम और ईडियम का बना हुआ एक सिलेंडर है, बेलनाकार वस्तु है।
जिसे फ्रांस में रखा गया है, इसका जो मानक मान माना गया है वो 1 किलोग्राम। इस तरह से हम रट्टाफिकेशन है उसमें। अब हमारी जो महत्वपूर्ण परिभाषा आती है वो आती है प्रकाश वर्ष, खगोलीय मात्रक, और पारसेक। प्रकाश वर्ष, प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 साल में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो 1 लाइट ईयर किसके बराबर होता है? 9.46 गुणा 10 की घात 15 मीटर। मतलब निर्वात में प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। खगोलीय मात्रक, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को खगोलीय मात्रक कहते हैं, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी को क्या कहते हैं? खगोलीय मात्रक। इसकी वैल्यू क्या है? 1.496 गुणा 10 की घात 11 मीटर। पारसेक हमारा ना एक खगोलीय मात्रक है, ये ए बी, ये खगोलीय मात्रक है। इसकी चाप किसी बिंदु पर जब 1 सेकंड का कोण अंतरित करती है तो यह दूरी बिंदु और चाप के बीच की दूरी क्या कहलाती है? 1 पारसेक कहलाती है। जब खगोलीय मात्रक की एक चाप किसी बिंदु पर 1 सेकंड का कोण अंतरित करती है तो उस बिंदु तथा खगोलीय मात्रक की चाप के बीच की दूरी को कहते हैं 1 पारसेक कहते हैं। 1 पारसेक की वैल्यू क्या होती है? 3.08 गुणा 10 की घात 16 मीटर। ठीक है साहब, अब ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब हमें दूरियां कैसे निकालते हैं? देखो, छोटी दूरियां निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं? स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर्स, पैमाने। और बड़ी दूरियां नापने के लिए ये प्रत्यक्ष दूरियां होती हैं जिन्हें हम सीधे सीधे नाप रहे हैं। कुछ दूरियां अप्रत्यक्ष होती हैं, वो बहुत दूर होती है। उन्हें कैसे मापा जाता है? सबसे पहले हम सबसे इंपॉर्टेंट विधि को करेंगे जो आपके पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, विस्थापना भास विधि। आप मेरे हाथों को देखना, ये मेरे हाथ समानांतर है, राइट? समानांतर है। मैंने इसको ऐसे मिलाया, इसको ऐसे मिलाया, बस यही प्रोसेस यूज करना है हमने। हम पृथ्वी से उन तारों की दूरी को ज्ञात करते हैं या उन प्लैनेट्स की दूरी को ज्ञात करते हैं या गैलेक्सी में कोई भी ऐसी है जिनकी दूरी 50 प्रकाश वर्ष से ज्यादा है। ठीक, ये हमारा सूर्य हो गया, ये हमारी पृथ्वी है, ये वो तारा है जिसकी दूरी हमें ज्ञात करनी है। इसके लिए हम एक ऐसा तारा चूज करते हैं, लेते हैं जो पृथ्वी के सापेक्ष बिल्कुल स्थिर रहता है। वो स्थिर रहेंगे जिनकी दूरी 100 प्रकाश वर्ष से ज्यादा होगी। तो हमने एक तारा ले लिया, ये पृथ्वी के सापेक्ष क्या रहता है? नियत रहता है, अपनी पोजीशन पे रहता है। हमने एक टेलीस्कोप लिया, दूरदर्शी, उसमें एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया सेक्सटेंट, वो कोण को मापता है, वो उसी के साथ लगा होता है। हमने क्या किया? इस तारे को फोकस किया, फिर दूरदर्शी को घुमाना शुरू किया, फिर इसको फोकस किया। ये कितने कोण घूमा, इसे सेक्सटेंट से नाप लिया। ये पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? ये अर्थ है हमारी और ये सन है, ये पृथ्वी और सूर्य। ये कितनी दूरी है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, मतलब 1 खगोलीय मात्रक। जैसे आज हम प्रयोग कर रहे हैं, आज हमने लेक्चर बना रहे हैं, आज डेट कितनी है? जैसे हम बड़ा दिन और छोटा दिन कहते हैं। मान लिया हमने 22 जून को ये मापा, तो फिर हम 22 दिसंबर को मापेंगे, 6 महीने बाद। 6 महीने बाद पृथ्वी जिस स्थिति में है इसके विपरीत दिशा में आ जाएगी, विपरीत स्थिति में, ये विपरीत स्थिति में आ गई पृथ्वी 6 महीने बाद। फिर हमने उसी तारे को मापा जो पृथ्वी के सापेक्ष क्या है? नियत है, S1, ये नियत है। अब फिर दूरदर्शी से को घुमाना शुरू किया और सेक्सटेंट की से उस कोण को नाप लिया, जो कोण ये बन रहा है φ2। अब हमने इस तारे को फोकस किया दूरदर्शी की सहायता से, ये दूरी भी कितनी हो जाएगी? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 खगोलीय मात्रक। अब ये वाला कोण कितना होगा? ये वाला कोण कितना है? φ2। ये वाला कोण कितना है? φ1। अब पूरा मापूंगा तो क्या हो जाएगा? φ1 प्लस φ2। कोण क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या।
चाप क्या हो गया, φ1, ये दूरी मैंने b मान ली, φ1 प्लस φ2, चाप हो गया 2 एस्ट्रोनॉमिकल, ये पूरी दूरी कितनी होगी, ई डैश अपॉन बी, ई डैश क्या होगी 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 प्लस बटे बी, तो बी का मान कितना हो जाएगा 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 2 खगोलीय मात्रक बटे φ1 प्लस φ2। इस तरह किसी भी तारे की दूरी हम विस्थापन आभास विधि से हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद अप्रत्यक्ष दूरियां जो नापनी है दूसरी, उनके लिए हम यूज करते हैं प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि क्या होती है, अगर हम कोई आवाज देते हैं तो आवाज वापस लौट के आती है, वो आवाज अगर हमें दोबारा सुनाई देती है उसे प्रतिध्वनि कहते हैं, इको। इस मेथड को यूज करेंगे, मतलब जब हमने ओरिजिनल साउंड, मतलब जो हमारी ओरिजिनल साउंड थी वो खत्म होगी और लौट के वही ध्वनि हमें दोबारा सुनाई दी, उसे कहते हैं प्रतिध्वनि, इको मेथड। तो हम कौन से मेथड यूज कर रहे हैं, प्रतिध्वनि। पहला पहाड़ की दूरी निकालना है, पहाड़ की दूरी, ये मेरा एक पहाड़ है, मैं पहाड़ से काफी दूरी पर हूं, क्या किया, चिल्लाए, साउंड गई, टकराकर वापस आ गई, कितना समय लगा, टोटल टी, कितने वेग से गई v, ये दूरी कितनी है x, तो दूरी कितनी होगी टोटल, x प्लस x कितनी होगी 2x, समय कितना है t, तो वेग क्या होता है, दूरी बटे समय, तो v इज इक्वल टू क्या हो गया 2x अपॉन टी, मुझे x निकालना है, ये क्या हो जाएगा vt अपॉन 2। दूसरा मेथड होता है सोनार, इसे कहते हैं साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसमें हम पराबैंगनी तरंगे यूज करते हैं। जिस तरह से हमारे जहाज पानी में चलते हैं तो कुछ जगह ऐसी आती है कि अंदर जो गहराई होती है बहुत कम होती है, पहाड़ी रीजन होता है, उसे कहते हैं हिली रीजन इन सी, तो उसकी हम दूरी लगातार ज्ञात करते रहते हैं जिससे हमारे जहाज उन पहाड़ियों से न टकराए, हम दूसरे रास्ते से निकल जाए। तो इसके लिए हम पराबैंगनी तरंगे यूज करते हैं। ये ट्रांसमीटर है और ये रिसीवर है, ये तरंगों को भेजेगा और ये ग्रहण करेगा, रिसीवर ग्रहण करेगा। ये दूरी कितनी है x, कितने वेग से जा रही है v वेग से जा रही है, तो क्या हो जाएगा इसमें भी कुल दूरी कितनी हो जाएगी, आपने पराबैंगनी तरंगे भेजी। क्यों पराबैंगनी तरंगे भेजते हैं, ये ना समुद्र का जो पानी है जो उसमें बहुत सारी अशुद्धियां होती है, इसे अवशोषित नहीं कर पाता, बाकी कोई भी तरंग भेजोगे ना उसको अवशोषित कर लेगा। केवल पराबैंगनी तरंगे जिसे अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं, आप अल्ट्रासाउंड कराने जाते हो ना कि कोई प्रॉब्लम होती है स्टोमक में या कहीं और, तो अल्ट्रासाउंड कराते हो, यही वो अल्ट्रासोनिक वेव पराबैंगनी तरंगे। तो ट्रांसमीटर भेज रहा है और रिसीवर संग्राही से रिसीव कर रहा है, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी x प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स, वेग क्या होता है दूरी बटे समय 2x अपॉन टी, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया vt अपॉन 2। तीसरा मेथड होता है रडार, इसे कहते हैं रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, हमारे पास एंटीनाज होते हैं, इसमें कोई दुश्मन का जहाज जब जाता है तो दुश्मन के जहाज को हमारे जो ये एंटीना होते हैं हर डायरेक्शन में 10 सेकेंड के बाद सिग्नल भेजते रहते हैं, हर डायरेक्शन में रिपीटेशन करते हैं। कोई चीज नहीं आती तो ये सिग्नल चले जाते हैं, इसे माइक्रो तरंगे कहते हैं। ये किससे चलती हैं, प्रकाश की चाल से, ठीक है। ये दूरी कितनी है x है, आपने तरंगे भेजी, तरंगे कोई जहाज दुश्मन का जा रहा था उससे टकरा के वापिस आई, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी इसके लिए x प्लस एक्स कितनी होगी 2x, और वेग क्या होता है दूरी बटे समय, ये चाल कह दो, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा c, यहां प्रकाश की चाल से चल रही है 2x अपॉन टी, तो x इज इक्वल टू यहां पे क्या आ जाएगा ct अपॉन 2। इसी तरह हमें चंद्रमा एक लेजर विधि कहलाती है, लेजर विधि।
लेजर विधि में हम क्या करते हैं, जैसे चंद्रमा है हमारा, ये हमारी पृथ्वी है, हमने एक सिग्नल भेजा, तो लेजर जो होता है यूनिडायरेक्शन, एक ही दिशा में चलती है, भ्रमित नहीं होती। आपने सुना होगा लेजर गाइडेड मिसाइल, वो अपने टारगेट से भ्रमित नहीं होती, जो टारगेट है वहीं जाके टकराएंगे। तो इसमें ये भी प्रकाश की चाल से चलती है सी। तो हमने एक लेजर तरंग भेजी, वो चंद्रमा से टकरा के वापिस आई, तो उसका समय अंतराल नोट कर लिया, कितना समय अंतराल है। तो इसी तरह ये हो जाएगा कि दूरी कितनी हुई, x प्लस एक्स 2x, वेग क्या दूरी बटे समय, c इज इक्वल टू 2x अपॉन टी, x इज इक्वल टू सी टी अपॉन टी। इसके बाद दो और भौतिक राशियां आती हैं जो मूल मात्रक होती हैं, जैसे द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या होता है, किसी पदार्थ में निहित मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। इसको किससे मापते हैं, बीम बैलेंस से। समय क्या होता है, दो घटनाओं के बीच के अंतराल को क्या कहते हैं, समय कहते हैं। क्या कहते हैं, समय कहते हैं। समय को कैसे मापते हैं, घड़ियों से, पर ये घड़ियां सुस्त हो जाती हैं, क्वार्ट्ज क्लॉक होती हैं, एटॉमिक क्लॉक होती हैं। तो इस तरह मैंने सेकंड चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है बेटे, बहुत सरल भाषा में समझाने की कोशिश करी है। मैं आज एक और इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं बेटे, ये बुक मैंने लिखी है, जो मैं पढ़ा रहा हूं बहुत आसान भाषा में मैंने इसको रूपांतरित कर रखा है। भाषा का प्रयोग बहुत आसान है। आपकी स्टेट की बुक जिसे SCERT कहते हैं, उसका संपूर्ण सॉल्यूशन है, ये मेरे द्वारा लिखी गई है, आप देख सकते हैं इसे। मैं ऑथर हूं उसका DPS मलिक, मैं DAV इंटर कॉलेज करणपुर में प्रवक्ता हूं, ठीक है। तो आप इस बुक को अगर खरीद सकते हैं, खरीद लीजिए, तो आपके नोट्स भी आपको मिलते रहेंगे और आपको दिक्कत नहीं आएगी। बेटे अगर मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करना जरूर ना भूलें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी तरह मैं सरल भाषा में आपको आगे आने वाले चैप्टर्स को पढ़ाता रहूंगा। धन्यवाद।